करने के लिए बाजार की। अभय, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मार्केट मारथी सेगमेंट में आपका स्वागत है। एक आपसे मैं राय सेनको गोल्ड पे ले लूं। पता नहीं आपके फंड शायद आईपीओ में नहीं पार्टिसिपेट करते होंगे, लेकिन ये जो पॉइंट था, ये 14 टाइम 15 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे एक रीजनेबल लगा बाजार को, अच्छी लिस्टिंग हो गई। ये एक मैसेजिंग कहीं ना कहीं प्रमोटर कम्युनिटी को भी जाती है कि आप थोड़ी वैल्यू टेबल पे छोड़िए तो अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्टर आपका नाम होगा, इन्वेस्टर्स का भी पैसा बनेगा। बिल्कुल अजय, एब्सोल्युटली आपने एकदम 100% ठीक बात कही है। और ये एक इक्विटी कल्चर इंडिया में डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी बात है कि आप एक फाउंडर्स ये समझें कि वैल्यू क्रिएशन जो है उनके खुद के लिए उनको सबसे ज्यादा फायदा करेगा, क्योंकि सबसे बड़े शेयर होल्डर्स तो वही हैं। और उसके बाद उनको रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी रिटर्न्स छोड़ने पड़ेंगे शुरू से, जिससे जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो शुरू से अच्छा रहे उनके स्टॉक में, और वैल्यूएशंस भी रीजनेबल रखें। तो इससे क्या है, एक जो लिस्टिंग है वो एक टाइम की एक्सरसाइज नहीं है अजय। वो तो एक आप पहली बार आपका स्टॉक लिस्ट हो रहा है, अब उसके बाद वो 10 20 25 50 साल लिस्ट रहेगा। तो आपकी एक जर्नी की शुरुआत है ये, और ये जर्नी की शुरुआत जितनी अच्छी हो उतना ही आगे भी इन्वेस्टर्स का मूड रहता है। तो आपकी बात एकदम 100% सही है अजय कि ये जो इक्विटी कल्चर बन रहा है जिसमें अच्छे फाउंडर्स आ रहे हैं, लिस्टिंग्स हो रही हैं, वैल्यूएशंस बहुत एग्रेसिव नहीं है जैसे पहले हमने देखा था 2 साल पहले। तो ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है आईपीओस का मेरे हिसाब से। चलिए एनवायरनमेंट की बात करते हैं। मेरा मन कर रहा है आपसे पूछने का, छोटे बैंकों में बड़ा एक्शन हो रहा है, ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट मैंने इस बारे में ट्वीट भी किया था कि एक सेकंड राउंड शुरू हो रहा है डिस्कवरी का। पहले तो बहुत छोटे इन्वेस्टर्स, रिटेल निवेशकों ने काम किया, अब बिग एचएनआई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कैटेगरी भी, जो छोटे बैंक थे जिनको कंप्लीटली टच में नॉट होते थे ये कि भाई ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड नहीं है शायद। मैं बात कर रहा हूँ जेएनके बैंक की टर्न अराउंड स्टोरी, मैं बात कर रहा हूँ कुछ और बैंक, महाराष्ट्र साउथ इंडियन बैंक में टर्न अराउंड, अब तो वहाँ पे एक मैनेजमेंट चेंज की बात है। हमने 8 से 18 तक का सफर देखा, फिर वो साइडवेज चले गए। फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडियन बैंक की बात कर रहा हूँ, अब जो है वो वापस 18 वाला 25, और अब रोड मैप भी आगे दिख रहा है। आप इस बात को पे क्या कहेंगे? अजय, हमारी काफी समय से इसकी बात होती रहती है आपसे, और इसमें एक जो इन्वेस्टर्स का डर था वो जायज था कि एक ये छोटे बैंक है और छोटा बैंक है, लेंडिंग का बिजनेस है, रिस्क है, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज नहीं है कि कोई एनपीएस को संभाल ले। तो वो डर हमेशा रहता है। पर एक इसमें जो सेगमेंट में मेजर चेंज अजय वो ये हुआ कि लीडरशिप चेंज हुए हैं अक्रॉस द बोर्ड। काफी बैंक्स ऐसे हैं, एनबीएफसी ऐसी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे जो सीईओ हैं, एमडी हैं, वो प्राइवेट सेक्टर से आए, काफी अच्छे बैंक्स के अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के बाद आए। साउथ इंडियन बैंक की आप बात कर रहे थे, वहाँ पे मुरली नटराजन आए आईसीआईसीआई बैंक से, टर्न अराउंड किया उन्होंने, 3 साल की उनकी टर्म हो गई है, और अब नया नया मैनेजमेंट आएगा और वो भी प्राइवेट सेक्टर से ही आएगा। उसी तरह आप देखें सीएसबी बैंक में आए, और बाकी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं जैसे स्पंदना स्फूर्ति में रिसेंटली मैनेजमेंट चेंज हुआ। तो ये एक इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दे रहा है कि ये फ्रेंचाइजेस तो स्ट्रॉन्ग हैं और वैल्यूएशंस इनके काफी कंप्रेस्ड हैं कंपेयर टू जो बड़े पियर्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, उनके बनस्पत। तो अगर अपॉर्चुनिटी स्पेस अच्छा है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में 15-16% का एनुअलाइज्ड ग्रोथ एज एन इंडस्ट्री दिखेगा अगले 5 साल, तो क्यों ना बेट करें इन छोटे फ्रेंचाइजेस पे जिनमें रिटर्न बनाने की संभावना काफी ज्यादा है, जस्ट बिकॉज एक अच्छा मैनेजमेंट चेंज हुआ है और एक अच्छा कल्चर चेंज हो रहा है। तो मुझे लगता है ये अजय, ये तो अभी भी अर्ली डेज है इस स्टोरी की। अभी भी हम स्टॉक्स देखें, उनके वैल्यूएशंस एक टाइम बुक वैल्यू, कई केसेस में तो बुक वैल्यू से भी नीचे है, और ज्यादा से ज्यादा डे टाइम बुक वैल्यू है। तो एक बहुत जूसी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स को। पर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप कोई भी बैंक ले लीजिए, आप कोई भी प्राइवेट सेक्टर छोटा बैंक ले लीजिए, एनबीएफसी, उसमें भी इन्वेस्टर्स को काफी केयरफुली रिसर्च करना पड़ेगा कि कहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है जो कि ड्राइव करेगा ग्रोथ को और बेटर एसेट क्वालिटी। बिल्कुल। अब मैं बात करते हैं टेक्सटाइल स्पेस की। टेक्सटाइल स्पेस में एक तरफ तो एक बहुत वाइब्रेंट डोमेस्टिक मार्केट है, देसी मार्केट है, दूसरा हम प्राइमार्क्स ऑफ द वर्ल्ड और वॉलमार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को भी बहुत ज़बरदस्त सप्लाई करते हैं। लेकिन वो वॉलमार्ट प्राइमैक वाली स्टोरी थोड़ी सी डामाडोल हो गई थी क्योंकि वहाँ ग्रोथ हिल गई। बट यहाँ पे देखा, पता चला कॉटन प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गए बहुत ज़ोर से, तो वहाँ मार्जिन का उन्हें मदद मिली।
आपने भी टेक्सटाइल स्टॉक्स में काफ़ी काम किया है और अब आप एक ऐसे नाम की तरफ जा रहे हैं जो एक्चुअली न तो अपैरल है न ग्लोबल एक्सपोर्ट एंगल है, बट डोमेस्टिक लग्जरी जिसे कहते हैं, सोफे के कपड़े, पर्दे के कपड़े। और हम देख ही रहे हैं कि देश भर में प्रीमियम रियल एस्टेट में क्या धमाल मचा हुआ है। हर लोग, सब लोग अपने घर अपग्रेड कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो आपने इस स्टॉक की तरफ कैसे नज़र डाली? मैं सिर्फ आपसे बिजनेस मॉडल समझना चाहता हूँ। पहले ही डिस्क्लेमर कि ये स्टॉक का बाय सेल नहीं है, बट हिम्मत सिंह का सीट की बात कर रहे हैं हम। हाँ जी अजय, हिम्मत सिंह का सीट और जो भी जैसे आपने कहा, एक डिस्क्लेमर ये है कि ये स्टॉक्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है। आपके साथ मुझे स्टॉक डिस्कस करना अच्छा लगता है, तो इसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करने की। तो ये अजय, हिम्मत सिंह का भी एक एक्सपोर्टर है, काफी प्रीमियम लिनेन का, बाथरूम लिनेन, जैसे टॉमी हिलफिगर, कैल्विन क्लाइन जैसी कंपनीज को एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत ही सॉलिड मैन्युफैक्चरर्स हैं। उन्होंने एक गलत टाइम पे, उनकी टाइमिंग गलत हो गई थी एक्सपेंशन की। जस्ट बिफोर कोविड उन्होंने करीब 2,500 करोड़ का एक्सपेंशन किया था और उसको उनको तो कैपेसिटी जो उनकी यूटिलाइजेशन है अभी भी 60-65% है। और ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब जैसे बढ़ेगी 80%, 85% की तरफ जाएगी, तो तो उनका जो कैश फ्लो बनेगा उससे डेट कम होती जाएगी और इक्विटी वैल्यू क्रिएट होती जाएगी। तो मुझे लगता है कि 1,000 करोड़ की मार्केट कैप पे आपको एक ऐसी कंपनी मिल रही है जिसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, लंबी हिस्ट्री है, बहुत ही सॉलिड मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी पे कोई डाउट नहीं है हमें। और फिर यही है कि आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपकी तरफ क्रिएट हो, आपके कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आपसे सामान लें और प्राइसिंग आपकी अच्छी रहे। और इन सब में मुझे लगता है कि अब हिम्मत सिंह का है, एसपी अपैरल है, गोकुल दास है, ऐसी कंपनीज का अब समय आ गया है। जितना भी उन्होंने चैलेंजेस फेस करने थे पिछले 3-4 साल में, कब कर लिए हैं। और अब एक ऐसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स अगर उन पे बेट करें तो वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। तो मुझे लगता है कि ये एक सेगमेंट है जो बीटन डाउन है काफी टाइम से, पर इसमें हमारी कोर स्ट्रेंथ है एज अ कंट्री, टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में। तो इसका मुझे लगता है फायदा मिलेगा इन्वेस्टर्स को। That was quite very well explained. लेकिन वन ऑफ द मेजर सेक्टर्स जिसकी इन दिनों बात हो रही है और नतीजों के लिहाज से, क्योंकि नतीजों की शुरुआत हुई है आईटी सेक्टर से। आईटी सेक्टर को अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज जो हैं अपने इनिशियल गाइडेंस के तौर पर देखी जा रही हैं, लेकिन टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के नंबर्स के बाद तस्वीर कुछ हद तक बदलती हुई भी नजर आ रही है। अब भी अगर देखें सेंटिमेंट्स तिमाही आधार पर अनुमान तो आईटी सेक्टर के लिए कमजोर नंबर्स के ही हैं, लेकिन सालाना आधार पर आपको लगता है क्या आईटी सेक्टर में जो 7 से 8% की एनुअल ग्रोथ रेट है वो मेंटेन होती दिखेगी? मानसी, गुड मॉर्निंग। आईटी पे मेरा 3-4 महीने पहले तक थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक था। मुझे लग रहा था कि शायद जो डिमांड है वो बॉटम आउट कर गई है और यहाँ से अब इन्वायरमेंट इम्प्रूव होगा। पर फ्रैंकली जितना हम रिसर्च कर रहे हैं हमें वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है और मैनेजमेंट की गाइडेंस भी म्यूटेड है। स्टॉक प्राइसेस एक रैली कर रहे हैं मानसी, पर वो मुझे लगता है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में बॉटम फिशिंग हो रही है। काफी इन्वेस्टर्स एंड फंड्स हैं जो देख रहे हैं ऐसे सेगमेंट्स को, ऐसे सेक्टर्स को जहां पे अभी भी वैल्यूएशंस डिप्रेस्ड हैं, रैली नहीं हुई है। तो मुझे लगता है थोड़ा वहां पे कैचअप बाइंग है। मुझे नहीं लगता कि टीसीएस के नंबर्स या एचसीएल टेक के नंबर्स या विप्रो के नंबर्स इतने कोई अच्छे थे या गाइडेंस इतनी अच्छी थी कि सडनली इन्वेस्टर्स को उनके बारे में बहुत एक्साइटेड हो जाना चाहिए। मुझे लगता है ये आईटी सेक्टर जो है एज अ होल साल भर तक थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज रहेगा, क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट अभी भी स्ट्रांग नहीं है और कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी है। और ये सिर्फ इंडियन कंपनीज के साथ ही नहीं हो रहा है मानसी, आप देखिए कैप जेमिनाई, आईबीएम, एक्सेंचर ने भी अपना गाइडेंस कम किया करीब 1 महीने पहले। तो ये एक सेक्टोरल इशू है। मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को बॉटम फिशिंग करने के लिए इस सेगमेंट में आना चाहिए। अपना एलोकेशन जो है बना के रखे, पर ओवर एलोकेट नहीं करना चाहिए इस समय पे, क्योंकि ये सेक्टर ग्रोथ नहीं दिखाएगा अगले साल भर तक। राइट। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा अभय, आपके पीएमएस 1,000 करोड़ एयूएम क्रॉस कर रहा है। हमें याद है कुछ साल पहले जब हमारी मित्रता हुई थी तब 100 करोड़ के अंडर था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप पूरे देश में ट्रैवल करते हैं, इनफैक्ट बाहर भी एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट्स को। एक तरफ तो ये व्यू आ रहा है कि मैं एटलीस्ट मेरे सर्कल में 100 में से 95 लोग बाजार में बेरिश हैं और बेचना चाहते हैं,
बेच रहे हैं या नहीं सब बताते नहीं साफ साफ, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि साहब बाजार बहुत महंगा है, बहुत फ्रॉथी है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप। ये फीडबैक आ रहा है। 5 उनमें से जो ये कहते हैं कि साहब बने रहना चाहिए और अभी कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बुक करने में, क्योंकि साइकिल पलट रहा है। आपके फीडबैक क्या आ रहा है आपको अपने बड़े HNI इन्वेस्टर्स से, और आपका व्यू क्या है? अजय, यहाँ पे ना एक मैंने देखा एक बड़ा क्लियर डिवीजन हो रहा है व्यू का। मैं जब बात करता हूँ NRI से, फैमिली ऑफिस से जो इंडिया से बाहर हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर से भी, वो काफी पॉजिटिव है इंडिया को लेके, और उनका व्यू एक 6 महीने का या 9 महीने का या 12 महीने का नहीं है। उनका व्यू है कि अगले 5 से 10 साल में अगर हम अच्छा पोर्टफोलियो बनाए इंडिया में, तो वो किसी भी और कंट्री से ज्यादा रिटर्न देगा। तो वो कंपेयर कर रहे हैं कि यूएस में क्या रिटर्न बनेगा अगले 5-10 साल में, यूरोप में क्या बनेगा, जापान में क्या बनेगा, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में क्या बनेगा, चाइना में क्या बनेगा और इंडिया में क्या बनेगा। और उस हिसाब से वो इंडिया में एलोकेट कर रहे हैं अपनी कैपिटल, और मैं देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एलोकेट कर रहे हैं। काफी इनबाउंड क्वेरीज हैं इंडिया के बारे में इस समय। ऑफ कोर्स इश्यूज है, क्योंकि इंडिया अभी भी छोटा शैलो मार्केट है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मार्केट कैप है कंपेयर टू 50 ट्रिलियन जो यूएस का है। पर उसको हम छोड़े तो ग्रोथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया में दिख रहा है। जो डोमेस्टिक हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अजय, HNIs हैं, जो काफी पार्टिसिपेट करते हैं, एक्टिव रहते हैं, मैं कहूंगा मार्केट में, वो अभी भी अंडर एलोकेटेड है ओवरऑल, मैं कहूंगा। क्योंकि उन्होंने उन्होंने तो ये पूरी रैली मिस कर दी है, ये सोच के कि ये अभी मार्केट गिरेगा, और वो अब इस लेवल पे मार्केट पे आना नहीं चाहते हैं। तो एक बड़ा अजीब सा डिवाइडेड मार्केट बन गया है। यहाँ पे डोमेस्टिक HNIs हैं, वो एलोकेट नहीं करना चाहते हैं, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। तो ये अच्छा है। अब मुझे लगता है कि डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन जब बढ़ेगा, उसके बाद ही मार्केट 20,000 क्रॉस करेगा। तब तक मुझे लगता है इसी लेवल पे रहेगा। राइट। अबे बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और